Hello, ma'am. Welcome to Stories of India. Hi. And I am very much glad कि आज आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 9 years मैं आपसे फिर से मिल रही हूँ एंड आप बहुत प्रिटी लग रहे हो एज यूजुअल Thank you. और आपका काम जो आप अपनी फील्ड में कर रहे हैं मैं हमेशा से देखती हूँ और हमारे रायपुर में एक तरफा नाम है आपका। Thank you. It's all your love and blessings. ओके मैम मैं आपसे आज बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, मैं वैसे क्वेश्चंस पूछूंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन जो अभी है उनको ज़्यादा काम आए, वैसे सवाल मेरे आपसे रहेंगे। तो मेरा पहला यही आपसे एक सवाल है कि मैंने आपके काफ़ी एपिसोड्स देखे हैं पॉडकास्ट के, तो मैं उससे रिलेटेड सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। मैं बस ये पूछूंगी कि आपको अब डॉक्टर बनने के बाद कैसा लगता है? मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी? मैंने कुछ और सोचा ही नहीं था, तो इसलिए कोई मेरा चेंज ऑफ बिहेवियर या थॉट प्रोसेस है ही नहीं। जब से होश संभाला तब से कोई और करियर ऑप्शन था ही नहीं दिमाग में। तो यही था कि बस डॉक्टर बनना है। तो इसलिए बनने के बाद एक वो अकम्पलिशमेंट की फीलिंग जरूर आती है कि हाँ, जो सोचा वो किया। एंड आई थिंक ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आप इसे प्यार करते हो और इसको अपना फुल एनर्जी पैशन के साथ में परस्यू करते हो, तो मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक सेटिस्फेक्शन रहता है। दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फील्ड, बहुत मुश्किल है मेडिसिन की पढ़ाई करना और फिर उसके बाद प्रैक्टिस में बैठना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, और एक ये बहुत चैलेंजिंग ब्रांच भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, फिर रिजल्ट्स जो भी रहे, इट इज यूनिवर्स विच टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और वो इंश्योर करता है कि आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पे बैक करते हैं और आप एक शांति से, एक सुकून से सोते हैं एंड यू गेट योर सेल्फ रेडी एवरी डे कि चलो आज देखते हैं क्या, लेट मी सी टुडे व्हाट हेल्प आई कैन ऑफर टू द पीपल। और जब हम ये करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम अपनी हेल्प करते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट गिव्स मी satisfaction and it is the food for the soul. तो I'm happy and very much contented with my profession and लोग बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल है, बट स्ट्रेस किस में नहीं होता है, एंड इट इज ओनली द स्ट्रेस जो कोयले को डायमंड बनाता है। तो जिंदा है तो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस झेल रहे हैं तो इट मीन्स वी आर ग्रोइंग। एग्जैक्टली। ओके। मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं उसकी। आप लोगों का एक अलग, मतलब आप भी बाहर रहकर पढ़ाई की है आपने, कि आप अपने होम टाउन से आपने मेडिकल? मैंने अपने होम टाउन से किया। मेरा एजुकेशन स्कूलिंग जो है दिल्ली से ही हुआ, मेरा घर भी दिल्ली में ही है, एंड लकीली मुझे मेडिकल कॉलेज भी दिल्ली में ही मिला। तो आई एम फॉर्चुनेट कि मेरा अंडर ग्रेजुएशन एमबीबीएस जो है वो दिल्ली से ही हुआ, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पीजीआई से किया। वो भी मेरे घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर सिटी नहीं थी। सो आई हैव नेवर बीन इनटू बोर्डिंग स्कूल, या जब कॉलेज में भी रहे तो डे स्कॉलर्स ही थे। तो आई एम हैप्पी कि मुझे कॉलेज भी अच्छा मिल गया और होम टाउन में ही मिला, तो आई कुड स्टे एंड स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली एंड पेरेंट्स। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में फन होता है? बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा फन होता है। मैंने ये बोला ना कि फन का मजा भी तब होता है जब वो एक स्ट्रेस के बाद मिलता है ना, तो आप उस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हो, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और हैं तो सब स्टूडेंट्स ही, अब कोई स्टूडेंट्स लॉ पढ़ते हैं, कोई इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हर किसी का अपना अपना एक जोन होता है मजे ढूंढने का। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेजेस में मजे नहीं होते हैं या हम मस्ती नहीं करते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स या जो भी हायर स्टडीज परस्यू करते हैं, वो जब मजे करते हैं ना, तो वो भी एक अलग लेवल का या बहुत ज्यादा ही करते हैं, बिकॉज छोटे मोटे चीजों में तो हम लोग सेटिस्फाई होते भी नहीं है वैसे भी। ओके। आप अब आज की जनरेशन की बात करते हैं और पुरानी जनरेशन की भी, विमेंस की बात करते हैं। अब एक हार्मोनल चेंजेस जो रहती है फीमेल बॉडी में, वो कब से स्टार्ट हो जाती है? देखिए, अगर हम एक फीमेल की लाइफ साइकिल को डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो वो एक न्यूबॉर्न बच्ची है।
देन चाइल्ड, फिर एक अडोलेसेंट एज ग्रुप में आती है। तो पहला जो मेजर हार्मोनल चेंज होता है वो जब वो अडोलेसेंट एज ग्रुप में एंटर करते हैं, तो उनकी बॉडी में चेंजेस आना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, प्राइवेट पार्ट पे हेयर का आना, फिर पीरियड्स का डेवलप होना, फिर धीरे धीरे ये टाइम लेता है, 1 या 2 साल लेते हैं कि जो बॉडी के हार्मोनल चेंजेस सेट होकर के एक अपना परमानेंट सिस्टम बनाते हैं। फिर उसके बाद एक उसका टीन्स का एज ग्रुप आता है, फिर उसका एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आता है जब वुमेन बॉडी इज रेडी टू गिव बर्थ एंड प्रोक्रिएट, तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस रहते हैं। फिर जब आपका एक लाइफ साइकिल ये क्या, ठीक है बच्चा भी हो गया, अब प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप में एंटर करते हैं, जब आपके हॉर्मोन्स आपको प्रिपेयर करने लगते हैं कि देखो अब हमारा काम हो गया है, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ फेज जब शायद हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो ट्रांजिशन फेज एक फिर वो प्री मेनोपॉज का होता है। और जब पीरियड्स कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं मेनोपॉज, पॉज मतलब स्टॉप लग जाना, मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन पे, जब वो स्टॉप हो जाता है तो वे एंटर इनटू अनदर फेज ऑफ हार्मोनल चेंज वुमेन लाइफ का, जिसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो बेसिकली यही 3-4 फेजेस में हम अपने हार्मोन्स को डिवाइड करते हैं, और चाहे वो पुरानी जनरेशन हो चाहे वो यंग जनरेशन हो, ये हार्मोनल चेंजेस हर बॉडी में आते हैं। बट यस, विद चेंज इन डाइट, जैसे हमारी डाइट चेंज हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड में आ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, फीमेल्स हैव स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, अब वो करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारी प्रेफरेंसेस चॉइसेस भी चेंज हो रही हैं। लिबरलाइजेशन, इक्वालिटी या वेस्टर्न कल्चर के नाम पे देयर इज मोर ऑफ थोड़ा सा ड्रग एब्यूज, एल्कोहल कंजम्पशन, इंटरनेट एक्सपोजर, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लू रेज, इतना हम फोन का और वो सब यूज करते हैं, स्ट्रेस लाइफ में, न्यूक्लियर फैमिलीज, देयर आर मेनी फैक्टर्स जिनकी वजह से ये हार्मोनल चेंजेस का एक टाइम जो होता था पहले वो चेंज होने लग गया है, या बॉडी के रिएक्शंस टुवर्ड दीज चेंजेस हैव चेंज्ड लिटिल। तो ये अभी बस धीरे धीरे जो अगर हम पिछले कुछ सालों से लेकर अभी तक का देखते हैं तो हार्मोनल चेंजेस तो हैं, बट उसके रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेज बॉडी के बदल गए हैं, और एज चेंजेस थोड़े से ज़्यादा आने लग गए हैं, और मे बी नियर फ्यूचर जैसे कि स्लो चेंजेस हमारे जेनेटिक सिस्टम में होते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के एक्सपोज्ड हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा एक्सरसाइज शेड्यूल कैसा है, और ये जो ब्लू रेज भी जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सटल, बहुत धीरे धीरे चेंजेस हमारे जेनेटिक सिस्टम में भी लाती। ये तो हम इवोल्यूशन में देखे ही हैं, तो वो जेनेटिक सिस्टम्स में जो चेंजेस धीरे धीरे आते रहेंगे, तो उसके साथ में आगे जाकर के हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में किस तरीके से फीमेल बॉडी रिएक्ट करेगी। बट यस, पुराने और अभी के टाइम पे अगर हम चेंजेस देखें तो यही है, और रीजंस आर ऑल दीज। ओके, आज के डेट में मैम पीरियड्स भी अब जल्दी आने लगे हैं। वेरी राइट, उसके भी पीछे का सेम रीजन, जैसे पहले 13-14 एक एवरेज एज हुआ करती थी, फिर 12.5, फिर वो एवरेज एज हट करके अभी अराउंड 11 है, और अभी तो कई बार 9-10 ईयर्स के भी बच्चों को पीरियड्स आ जाते हैं। तो दिस वी कॉल्ड एज प्री मेच्योर प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, अगर 9 ईयर्स से पहले ये सब चेंजेस आ जाते हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, वो कुछ डिजीजेस भी हो जाती हैं कई बार जिसकी वजह से 9 ईयर से पहले ये सब चेंजेस आ जाते हैं, या कभी कभी अननोन रीजंस, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेजुअली ओवर लास्ट मेनी इयर्स इट हैज बीन सीन कि जो एवरेज एज है टू अटेन मिनार्की या प्यूबर्टल चेंजेस वो डिक्रीज होती चली जा रही है। ओके, तो बच्चों के लिए जो बेबीज रहती हैं, जो गर्ल्स रहती हैं, उनके लिए ये डील करना टफ नहीं होता एट द एज ऑफ 9, 10, 11? डेफिनेटली, बिकॉज मेंटली वो लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, फिजिकली भी चीज़ों को कोप अप करना उनके लिए इजी नहीं होता है। बट हियर कम द रोल ऑफ अवेयरनेस। अब अगर ऐसा हो ही गया है तो आप क्या कर सकते हो? बेस्ट आंसर इज कि अब गेट अवेयर कि ये जो हो रहा है उनके साथ में इट्स अ नॉर्मल चेंज इन द बॉडी, चाहे वो 10 ईयर्स में है, 11 ईयर्स में है, जो भी है।
तो हियर कम द रोल ऑफ द फैमिली, मदर्स या जो बड़ी फीमेल्स घर की हैं, स्कूल टीचर्स जो हैं, उनको ये सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताना, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि बच्चे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जब तक जानेंगे ही नहीं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम क्या बता सकते हैं। और अगर ये चीज़ों को हम लोग उनका अच्छे से अवेयर नहीं करते हैं, तो दे मे गेट मेंटली डिस्टर्ब। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि बच्चों से ज़्यादा फैमिलीज़ को भी ज़रूरत होती है ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की। बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि नहीं, आप खेलिए मत, आप बाहर मत निकलो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। तो दे नीड टू बी अवेयर कि ये एक नॉर्मल हिस्सा है लाइफ का। इट इज़ जस्ट एज वी ग्रो, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे स्किन में चेंजेस आते हैं, ऐसे ही हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस हैं। एंड इफ दे आर अवेयर तो यूजली बच्चे और फैमिलीज अच्छे से इसको कोप अप कर लेते हैं। हम्म। और अगर हमारे पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा मेनोपॉज भी जल्दी ही होगा। नहीं, इट्स नॉट दैट इजी एंड सिंपल टू से कि अगर किसी के पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं तो बंद भी जल्दी होंगे। ये जेनेटिकली डिसाइड होता है। हर बच्ची जब वो अपनी माँ के पेट में होती है, उसके जेनेटिक सिस्टम्स जो हैं उसका एक ओवेरियन रिजर्व्स डिफाइन कर देते हैं। वो ओवेरियन रिजर्व्स तय करते हैं कि हमारे पीरियड्स कब बंद होंगे। तो ये तो एक गोल्डन रूल है जो सब में अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है या किसी का न्यूट्रिशन बहुत पुअर रहा है, कोई किसी ने कैंसर ट्रीटमेंट्स लिए हैं या कोई सर्जरी हो गई है, लाइफस्टाइल बहुत खराब है, तो उसमें फिर जैसे और टिश्यू की एजिंग फास्ट होती है, ओवेरियन एजिंग भी फास्ट हो जाती है। और उसमें फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितना आपके जीन्स ने सोचा था उससे पहले मेनोपॉज आ गया। बट इट इज़ नॉट, ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं बनाया अभी तक जिससे हम ये बता सकें कि हाँ, इस एज में पीरियड अगर आपके स्टार्ट हो रहे हैं तो इस एज में बंद हो जाएंगे। ओके। मैम अब प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं। आज के डेट में जैसे मैं सुनती हूँ बहुत ज्यादा मिसकैरेज वाले जोन काफी हो गए हैं। मतलब ये पहले भी होते रहे हैं, बट पहले ऐसा होता था कि हमने कुछ हैवी काम कर लिया या हमने कुछ ऐसा कर लिया जिसकी वजह से ऐसे हो जाता है। मतलब जहां तक हम लोगों के सुनने में आता था। तो बट आज के डेट में मिसकैरेज इज लाइक वेरी कॉमन। तो इसके पीछे का क्या रीजन? सबसे पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगी कि हैवी काम करने से मिसकैरेज होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। हैवी काम करने से कोई मिसकैरेज नहीं होता है। इट्स सिंपल रूल। हम जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स बनाते हैं, तो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। वेट्स उठाने से हमारी मसल्स अच्छी होती हैं या खराब हो जाती हैं? अच्छी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर किसी की बॉडी यूज टू ही नहीं है, फिर वो जरूरत से ज्यादा वेट उठा ले या गलत तरीके से वेट उठा ले या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उससे इंजरीज होती है। सेम ऐसा कि अगर हैवी वर्क करने के लिए बॉडी यूज टू पहले से ही नहीं है तो प्रेगनेंसी में तो आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। दैट वेज प्रॉब्लम हो सकती है। या हैवी वर्क करते टाइम ध्यान नहीं बरता गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस प्रेगनेंसी में कंपेयर टू अ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। उस वजह से कोई फॉल हो गया या कुछ इंजरी हो गई तो मिसकैरेजेस हो सकते हैं। अदरवाइज ये बोलना कि नहीं हैवी वर्क करने से मिसकैरेज होता है, इट्स मिथ एंड वन शुड नॉट बिलीव दैट। बट हाँ शिवांगी, और एब्सोल्युटली राइट कि अभी के टाइम पे मिसकैरेज रेट बढ़ गया है। उसके दो रीजंस हैं। पहला, अभी हमें प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस भी बहुत अर्ली मिलने लग गए हैं। पहले यूजली लोग जब 3 महीने हो जाते थे तो बोलते थे कि हाँ भाई प्रेग्नेंट है। आजकल तो आपके पीरियड मिस होने से कुछ दिन पहले भी आप ये जान सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस बढ़ने से, साइंस के एडवांस होने से, एडवांस टेस्ट के अवेलेबिलिटी से डायग्नोसिस जो है प्रेगनेंसीज के अर्ली होने लग गए हैं। तो ऐसा भी लग रहा है कि एज इफ मिसकैरेज नंबर बढ़ गया है। बिकॉज नेचर जब तक डिसाइड करे कि ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ने वाली है या नहीं, उससे पहले हम पता कर लेते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट है एंड अब आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, जिसे हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज या अर्ली मिसकैरेजेस बोलते हैं। तो वन रीजन इज दैट। सेकेंड रीजन इज मिसकैरेज बढ़ने का जैसे डाइट एंड लाइफस्टाइल का चेंज होना।
अपने बहुत स्ट्रेस लोगों ने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लिया है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस पहले नहीं था, बट पहले मेंटल स्ट्रेस इतना नहीं था, देखा देखी लोगों में ज्यादा नहीं थी, प्लस एक बॉन्डेड फैमिली सिस्टम होता था कि अगर किसी के ऊपर कुछ मेंटल प्रेशर भी है तो यू हैव फ्रेंड्स फैमिली टू टॉक अबाउट। आजकल वैसा नहीं है, हर कोई अपने प्रॉब्लम से खुद ही जूझता रहता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को मिलने लग गई, लेकिन माइंड तो प्रिपेयर नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए। डाइट में आप देख रहे हैं कि कितने चेंजेस आए हैं, अपने एनवायरमेंटल चेंजेस इतने आ गए हैं, पोल्यूशन इतना हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया है, या तो हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं और एक जनरेशन ऐसी है जो जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करती है। तो ये मेल और फीमेल दोनों में आया है। तो उस वजह से एग की क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज होना, स्पर्म क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज होना, लेट नाइट सब लोगों के बढ़ गए हैं, किसी के काम की वजह से, किसी के फन की वजह से, किसी को वैसे ही नींद नहीं आती है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से मिसकैरेज रेट्स ज्यादा हुए हैं। बाकी जो डिजीजेस थी वो मोर और लेस पहले और आज में कोई बहुत चेंज नहीं आया है। इनफैक्ट डिजीज की वजह से जो मिसकैरेजेस होते थे, अब हमने उन्हें काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, बिकॉज हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन्फेक्शंस काफी हद तक कंट्रोल हो गए हैं। बट बाकी की जो चीजें हैं वो शायद ज्यादा पावरफुल हो गई और उसकी वजह से मिसकैरेज रेट बढ़ रहा है। मैम, नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन, एक ये मिथ है बहुत बड़ा, बहुत सालों से, कि डॉक्टर्स प्रेशराइज करते हैं लोगों को कि आप सी सेक्शन करवा लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी से बेटर है सी सेक्शन। बट विद द टाइम मैंने देखा है कि लोग खुद भी सी सेक्शन के लिए अपने से ही जाते हैं। अब तो लोग डेट, डे, टाइम सब डिसाइड करके भी ऑपरेट करवाते हैं। तो ये एक जो है नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी में ऐसा क्या डिफरेंस, मतलब क्या होता है जो डिलीवरी के बाद हमको फेस करना पड़ता है, जो सी सेक्शन में अलग कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मल में नहीं होता? देखिए, जो चीजें नेचुरल होती है ना वो हमेशा अच्छी होती है। जो एक बच्चे का आने का जो रास्ता है वो वजाइनल रूट है वो। तो अगर बच्चा नॉर्मल रूट से बाहर आ रहा है तो क्लोज टू नेचर है, तो डेफिनेटली वो मदर और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए वजाइनल बर्थ्स नो डाउट सिजेरियन से बेहतर होते हैं। बट कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं जहां पे वजाइनल बर्थ पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे विदाउट एनी डाउट सिजेरियंस बेटर है, बून है, मैं तो बोलूंगी वरदान है। नहीं तो जब तक सिजेरियंस अवेलेबल नहीं थे पहले के टाइम पे, आप देखिए कितनी मैटरनल डेथ्स होती थी, कितनी प्रेगनेंसी लॉस हो जाते थे, बिकॉज सिजेरियन सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, एनेस्थीसिया अच्छा नहीं होता था, बहुत ज्यादा मोर्टालिटी थी। बट जैसे जैसे टाइम निकला, सिजेरियंस इंट्रोड्यूस हुए, हमने मैटरनल मोर्टालिटी पे भी कंट्रोल किया, न्यू बॉर्न मोर्टालिटी पे भी कंट्रोल किया, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हुआ। बट ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि कोई भी चीज जब इंट्रोड्यूस होती है तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो जाता है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, ऐसा नहीं है कि हर बार डॉक्टर प्रेशराइज करते हैं, इनफैक्ट वो परसेंटेज बहुत कम होता है, ये ज्यादातर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज की तरफ से आता है। आजकल के टाइम पे नो बडी इज विलिंग टू टेक स्लाइट ऑफ द रिस्क, मतलब उनसे पेन बर्दाश्त नहीं होता है। एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में हम जी रहे हैं, जब हमें हर चीज तुरंत चाहिए, पेशेंस नहीं है। और एक जो नॉर्मल लेबर है थोड़ा पेशेंस वाला काम है, हर चीज अपने टाइम से होगा, धीरे होगा और उसमें टॉलरेंस लगती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है कई बार पेरेंट्स के साइड से, कई बार पेरेंट जो एक्सपेक्टिंग पेरेंट है उनकी फैमिलीज की साइड से, कई बार डॉक्टर की साइड से भी हो जाता है कि दे आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क या वैसे। तो उन सब चीजों की वजह से नो डाउट सिजेरियन रेट्स बढ़े हैं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आ गया है कि मुहूर्त से अगर बच्चे पैदा होंगे तो ये दोष नहीं होगा, वो कुंडली नहीं होगी। अब सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं, बट ये प्रैक्टिस डेफिनेटली इज नॉट एडवाइजेबल एज लॉन्ग एज हम ये इंश्योर करके चले। लेकिन हर चीज हमारे हिसाब से भी नहीं चलती है, तो हम जब ऐसी कोई डिमांड्स आती है तो हम अपनी तरफ से एक क्लॉज लगा देते हैं कि देखिए अगर आपके मुहूर्त या आपकी इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स हैं
वो हमारी मेडिकल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं, मेडिकली चैलेंज नहीं कर रही हैं, हमें कंफर्टेबल रख रही हैं, तो हम आपको पूरा कर देंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं आजकल बच्चा पैदा करना पहले भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था, लेकिन आज जब न्यूक्लियर फैमिलीज है, लोग एक या दो बच्चे पैदा करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का उनका, जिसे वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, जितना हो सके उसे मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। तो वी आर ओके विद इट एज लॉन्ग एज वो मेडिकली कुछ हार्म नहीं करता है। हम्म। मैम, मेरे को ये भी मेरा सवाल था कि जो हमारा इंजेक्शन वाला जोन है स्पाइन को लेके, एक ये भी मिथ है कि स्पाइन में पेन रहता है इंजेक्शन की वजह से। बहुत सारी मदर इन लॉज हैं जिनका ऐसा माइंड सेट रहता है कि आपको इंजेक्शन जो लगता है ना, के टाइम पे जो कमर में इंजेक्शन लगा, उस इंजेक्शन से आपको लंबे टाइम सफर करना पड़ेगा, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम आएगा। ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। ये किस हद तक सही रहता है? देखिए, सिजेरियन के टाइम पे बॉडी को सुन करने के लिए, ताकि हम पेनलेस तरीके से बेबी को आउट कर सके बाय कटिंग दी एब्डोमेन, हम स्पाइन में एक इंजेक्शन देते हैं जिसे वो हिस्सा सुन हो जाता है, उसे स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज को भी पेनलेस बनाने के लिए, कि आप डिलीवर नॉर्मल करेंगे लेकिन आपकी जो सेंसरी नर्व्स होंगी उसे हम ब्लॉक कर देंगे ताकि आपको पेन परसीव नहीं होगा, उसके लिए भी हम स्पाइन में एपिड्यूरल स्पेस होता है उसमें इंजेक्शन देते हैं ताकि पेनलेस नॉर्मल बर्थ हो सके। इसे हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बोलते हैं। तो यू आर वेरी राइट कि डिलीवरी के बाद कोई भी दर्द होता है ना, तो आ करके जो लेडीज होती हैं सबसे पहले ये बोलेंगे कि जब से मेरी कमर में वो दर्द लगा है, इंजेक्शन लगा है, तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, मैं बैठ नहीं सकती। इट्स अ मिथ। इनसे इस तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि कमर का दर्द बहुत लंबे टाइम तक बना है। कुछ एक्सट्रीमली रेयर, और वो भी तब जब ये प्रोसीजर्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन उसी समय समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि इतना लेट हो जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पोस्ट डिलीवरी हमारी बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। पोस्ट डिलीवरी मदर को बच्चे को फीड कराना है। इनफैक्ट जितने न्यूट्रिशन की जरूरत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहती है, उससे ज्यादा कैल्शियम और एनर्जी की जरूरत मदर को लेक्टेटिंग फेज में रहती है, जब वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, हम उसका न्यूट्रिशन पूरा करें, लेकिन उसके साथ साथ में आपके साथ साथ में बच्चा घूम रहा है, आप उसके लिए अलग से कुछ अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे हो। लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद आपकी अपनी जिम्मेवारियां तो हैं, अब बच्चे के लिए आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है। आपको जब रेस्ट करना है, बच्चा उठ जाएगा। आप जब दिन में थक हार करके अपने सब काम करने के लिए बैठोगे, तो पता चलेगा आप खाना खाने के लिए बैठे, तभी आपका बच्चा उठ गया और अब उसको फीड कराना है। हर 3-4 घंटे में बच्चा उठ रहा है। प्लस पहले फैमिलीज का सपोर्ट बहुत होता था, मदर इन लॉज, एल्डर लेडीज इन द फैमिली, दे यूज टू टेक केयर कि चलो ठीक है तुम रेस्ट कर लो, हम बच्चे को संभाल लेंगे। आजकल तो ज्यादातर फैमिलीज में सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो और वो भी वर्किंग है, तो वो काम भी देखें, घर भी देखें, फिर रात में बच्चा भी देखें, तो कहीं ना कहीं लेडीज का न्यूट्रिशन, रेस्ट, ये सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग पे जो अवेयरनेस है, वो इंडियन फीमेल्स में अभी भी काफी हद तक लैक करती है कि किस पोजीशन में आपको बैठना चाहिए, कब बच्चे को फीड कराने का है, पोस्चर्स आपके कैसे होने चाहिए, लैच कैसे कराने का है। तो उन सब के चलते ना वो स्पाइन का केयर हो ही नहीं पाता है। हम उस पर अनड्यू प्रेशर देते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडियन फीमेल्स में बहुत है। पोस्ट डिलीवरी ये सब चीजें और ज्यादा एग्रेवेट हो जाती हैं। तो उसके चलते ओवरऑल हमारी बोन हेल्थ, मसल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और जो स्पाइन है हमारी, स्पाइन और खासकर पेल्विस, ये सब वैसे भी प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस झेल चुके होते हैं, उसके बाद उसको रिकवरी भी अच्छी नहीं मिल रही है। तो ये सब रीजन होते हैं बैक एक के या थकावट के। फिर वेट भी ज्यादा हो जाता है, ना कि ये इंजेक्शन की लग गया और उसकी वजह से। सो इट्स अ मिथ। अगर हम पोस्ट डिलीवरी अपनी बॉडी की केयर अच्छे से करें, रेस्ट लें, सप्लीमेंट्स बराबर से लें, ब्रेस्ट फीडिंग में पोस्चर्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो ज्यादातर केसेस में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे खुद की 2 डिलीवरीज हैं। आई हैव बीन वर्किंग, पूरा 9 मंथ मैंने काम किया। डिलीवरी के 1 हफ्ते के बाद मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, ब्रेस्ट फीड भी कराया बच्चों को, एंड
बाय गॉड ग्रेस मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैंने दोनों नॉर्मल डिलीवरीज में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी लिया था, तो मेरी भी स्पाइन में इंजेक्शन लगा है। मैम ब्रेस्ट फीड से एक मेरा ये सवाल है, आजकल काफी मदर्स ऐसी हैं पिछले कुछ टाइम से जो बहुत जल्दी ही ब्रेस्ट फीड बंद कर देते हैं, इसका इफेक्ट होता है? बिल्कुल, इसका अफेक्ट माँ पर भी होता है, इसका अफेक्ट बच्चे पर भी होता है, दोनों पर होता है। 4 to 6 month, एटलीस्ट 4, आइडियली 6 months बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। उससे बच्चे का न्यूट्रिशन पूरा होता है, उसको जितने न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर मात्रा में मिलते हैं, उसमें इम्यूनिटी बढ़ती है क्योंकि हम एंटीबॉडीज भी बच्चे को ट्रांसमिट करते हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। प्लस बच्चे और मदर का एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक कनेक्ट भी जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड होते हैं प्रॉपरली, आप देखेंगे उनको इन्फेक्शंस भी कम होते हैं क्योंकि उनका अंदर का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको अच्छे से पचा सकता है। आप बाहर की चीजें देते हैं तो इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा रहते हैं, और ऐसे बच्चे उस टाइम पे भी इन्फेक्शन से बच करके रहते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो उनको बार बार इन्फेक्शंस नहीं होते। और मदर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा, सबसे बिग एडवांटेज जो ब्रेस्ट फीडिंग का है वो है प्रिवेंशन फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। जो लेडीज ब्रेस्ट फीड कराती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर देती हैं। और इसके अलावा इतना हम लोग खर्चा करते हैं आजकल, सारा दिन लगे रहते हैं हाउ टू लूज वेट आफ्टर डिलीवरी, मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या एक्सरसाइज करूं। एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज पोस्ट डिलीवरी जिससे लेडीज जो है अप्रोप्रिएटली अपना वेट लूज कर सकती हैं, मेंटेनिंग द शेप। तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो आई स्ट्रांगली एडवोकेट कि ब्रेस्ट फीड होना चाहिए। इनफैक्ट जो मदर वर्किंग भी है उनको भी एक स्मार्ट तरीके से एक्सप्रेस करके मिल्क को स्टोर करके फिर वो बच्चे को फीड करा सकते हैं। मैम डिलीवरीज में आज अब जो कल्चर चल रहा है हमारे इंडिया में भी, काफी हम वेस्टर्न फॉलो करने लग गए हैं। पहले तो हम स्मोक तक थे, अब हम वीड में आ गए हैं। वो रिप्लेस हो गया है सिगरेट वीड के साथ में, और अल्कोहल भी हमारा, मुझे ऐसा लगता है कुछ सालों में वाटर से रिप्लेस हो जाएगा शायद। तो मुझे ये भी कई हद तक लगता है कि क्या इसका रीजन, इसका रोल प्ले होता है हमारे मिसकैरेज में? बिल्कुल, कोई भी ड्रग एब्यूज, चाहे लोग वो स्मोक करते हैं, वेप्स करते हैं, या कोकेन लेते हैं, या प्रोसेस्ड ड्रग्स लेते हैं, किसी भी फॉर्म में अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा है, ये हमारी बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। और जो भी सेंसिटिव सेल्स रहते हैं बॉडी के, वो सबसे ज्यादा इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से अफेक्ट होते हैं। फीमेल्स में एग्स काफी सेंसिटिव होते हैं, मेन में स्पर्म काफी सेंसिटिव होता है। तो इस वजह से आप देखेंगे इनफर्टिलिटी भी बढ़ रहा है, बिकॉज एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, स्पर्म क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके अलावा ये ड्रग्स जो है हमारी कॉन्शियस पे भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस भी अफेक्ट होती हैं। देयर आर मेनी मेन जो उनको लगता है कि उनका डिजायर, सेक्सुअल डिजायर ड्रग कंजम्पशन के बाद बढ़ जाता है, दे फील गुड, बट व्हेन इट एक्चुअली कम टू परफॉर्मेंस, तो वो लोग अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स फिर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या दे डोंट नो हाउ इट इज गोइंग। तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी बढ़े हैं, इनफर्टिलिटी भी बढ़ा है। और अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हमारे जेनेटिक्स रहेंगे, जैसे एग का क्वालिटी अगर खराब रहा, स्पर्म क्वालिटी खराब रहा, तो ऑब्वियसली इससे डिफेक्टिव एम्ब्रायोज बनेंगे। सीड खराब है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्लांट भी अच्छा होगा। और नेचर तो बहुत डायनामिक है, वो नहीं चाहती है कि वो किसी भी खराब चीज को पैदा होने दे। तो अगर खराब एग, खराब स्पर्म से बाई चांस प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो ऑब्वियसली उससे फिर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ेंगे। प्लस फिर 9 मंथ के दौरान, चलो अगर आप प्रेग्नेंट हो भी गए, लेकिन फिर भी हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या ड्रग्स में हैं, तो वो हमारे अगेन ब्लड सर्कुलेशन पे अफेक्ट करता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक्स भी इतने बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो ब्लड सप्लाई भी तो यूट्रस को कम हो जाएगी, उस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगे और बच्चों में भी दिक्कतें आती हैं।
मैम, आफ्टर डिलीवरी ऐसा होता है कि एक हमारा जोन आता है जहाँ मदर अपने आप को काफी लो फील करने लगती है, जिसे हम पोस्टमार्टम ब्लूज या पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये हर विमेन के साथ होता है या फिर जरूरी नहीं है कि सब ये फेस करें? हर लेडी में हार्मोनल चेंजेस और बॉडीली चेंजेस पोस्ट डिलीवरी आते हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो उन चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर लेती है और उनमें फिर इस तरीके के कोई लक्षण नहीं आते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो वो चेंजेस को अडेप्ट अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो उनमें फिर शुरुआत में पोस्टमार्टम ब्लूज स्टार्ट होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सडनली रोना स्टार्ट कर देंगे, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, या डल रहते हैं। उसी टाइम पे अगर हम अलार्म नहीं रेस करते हैं, उस चीज को प्रॉपरली डील नहीं करते हैं, तो फिर ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है और कभी सीरियस केसेस में ये सुसाइडल थॉट्स में आता आता सुसाइड्स तक भी पहुंच जाता है, चाहे वो खुद को नुकसान पहुंचाना हो फिर, या कई बार बच्चे को भी नुकसान पहुंचा देते हैं अननोइंगली। ये मेंटल हेल्थ का डिस्टर्बेंस है बेसिकली। और थोड़े बहुत चेंजेस हर किसी में होते हैं, लेकिन अगर किसी लेडी को एक फैमिली की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिले, उसका जो हस्बैंड है वो प्रॉपर उसकी केयर करे, उसकी इमोशनल नीड्स को प्रॉपरली केटर करता है, फैमिली समझती है कि नहीं उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर वो कभी थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा रही है या उसकी कोई स्पेशल नीड्स हैं तो हम हैप्पीली उसको पूरा करें, तो इस तरीके से हम पोस्टमार्टम ब्लूज को अवॉइड कर सकते हैं। बट आजकल के टाइम पे अगेन फैमिली सिस्टम, फैमिली सपोर्ट रहा नहीं, प्लस फीमेल्स खासकर वो लोग जो वर्किंग होती हैं उनको घर बैठने की भी आदत नहीं है। अब पोस्ट डिलीवरी ऑब्वियसली थोड़ा सा तो फिजिकल चेंजेस बॉडी में आते हैं, आप इमिडिएटली बाहर नहीं निकल सकते हो या सारा काम वैसा नहीं कर सकते हो, तो ब्रेन एडजस्ट नहीं कर पाता है। और उस टाइम पे अगर उन्हें बाहर से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिले, काउंसलिंग नहीं मिले, रेस्ट प्रॉपर नहीं मिले, देर इज नो हेल्प टू टेक केयर ऑफ द न्यू बॉर्न, तो ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम ब्लूज और फिर डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है। एंड इट शुड बी एड्रेस्ड प्रॉपरली, टाइमली, अदरवाइज ये पूरी की पूरी फैमिलीज को खराब कर सकता है। आपके पास ऐसे कभी कोई केस आता है? क्वाइट फ्रिक्वेंटली। तो इसीलिए मैं, देखिए, मेडिसिन में सबसे जरूरी ये होता है कि आप चीजों को होने से पहले रोक दो, होने के बाद तो आप सिर्फ नुकसान को कम कर सकते हो। तो ये हमारा एक रूल है कि आई ऑलवेज एनकरेज कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स अकेली नहीं आए, दे शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय देयर पार्टनर। हस्बैंड को पता होना चाहिए कि कैसी जर्नी चल रही है, उसका एक सपोर्ट सिस्टम रहना चाहिए। और डिलीवरी के बाद मैं हर फीमेल को, हर फैमिली को एनकरेज करती हूँ कि प्लीज उसको नॉर्मल तरीके से खाने देना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, बिकॉज लोग यूजली देते नहीं है। एंड ब्राइट कलर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये आपके मूड को अच्छा रखते हैं, लेकिन होता क्या है, सैलेड्स नहीं देना, फ्रूट्स नहीं देना, अच्छे से उनको ड्रेसअप नहीं होने देते हैं, नहाने नहीं देते हैं कि नहीं अभी जापा है, तुम तेल लगा करके बैठे रहो, इस रूम से बाहर नहीं जाओ। तो ये सारी चीजें जो है आपके, वो तो आग में घी डालने का काम कर रही है ना, तो चीजों को और खराब करेंगी। तो वी एनकरेज कि नहीं, देखिए प्रेगनेंसी है, डिलीवर हुआ है, वो कोई बीमार नहीं है वो कि आप उस पर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। टेक केयर ऑफ हर न्यूट्रिशन, पैम्पर करिए, मसाज करिए, थोड़ा सा उसको घुमाने के लिए लेके जाइए। नो डाउट एक न्यूट्रिशियस डाइट एक डिलीवर्ड मदर को देना जरूरी है, लेकिन उसके पसंद का खाना भी जरूरी है। और फीमेल्स को भी थोड़ा सा स्मार्टली मैं डील करने के लिए बोलती हूँ कि आपको, ठीक है बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ गुड मदर यू शुड टेक केयर ऑफ योर बेबी, बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले देखो, तुम ठीक रहोगी तो तुम बच्चा भी देख लोगी। तो रेस्ट प्रॉपर करो, नींद नींद लो, हेल्प लेने में हिचकिचाओ मत, दे दो बच्चे को थोड़ी देर किसी के पास, घर में किसी को, या कोई हेल्प अरेंज करके, सो दैट इफ यू आर फिजिकली हेल्दी, मेंटली अपने आप को थोड़ा सा हॉबीज में इन्वॉल्व करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स। तो टच वुड हमारे जो केसेस हैं उसमें हम किसी अपने डिलीवर्ड केस को, एंड इट इज ऑलमोस्ट 99% ट्रैक रिकॉर्ड दैट वी डोंट लेट देम एंटर इनटू दिस फेज ऑफ पोस्टमार्टम ब्लूज एंड डिप्रेशन। और जब कभी डिटेक्ट होता है, 100% तो कुछ होती नहीं है, वी टेल देम टू टेक साइकोलॉजिकल हेल्प और साइकेट्रिक काउंसलिंग। कोई हार्म नहीं है, जैसे हम अपने फिजिकल इलनेस के लिए डॉक्टर्स को जाते हैं, अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वी शुड कंसल्ट साइकेट्रिस्ट एंड
साइकोलॉजिस्ट। ट्रू। मैम, अब हमने काफी सारी बातें तो फीमेल्स के लिए कर ली, विमेन्स के लिए अब मेंस का टर्न। ऐसा होता होगा कई केसेस में जहाँ मेंस की तरफ से ही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, मतलब कई केसेस में इनफैक्ट डाटा बोल रहा है कि आज की डेट में भी 50% इनफर्टिलिटी जो है वो मेल की तरफ से आती है, और आने वाले टाइम में मेल इनफर्टिलिटी बढ़ेगा। तो ये कुछ केस में नहीं है, इनफैक्ट अभी इक्वल है, और आने वाले टाइम में मेल इनफर्टिलिटी फीमेल से ज्यादा होने वाली है। तो अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो पुराने जमाने की बातें थी जब फीमेल को दोष दिया जाता था कि तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। इट इज अ कपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दंपत्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चा पैदा करना। अगर एक अकेली औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा पैदा करना, तो फिर शादी की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी एक पे ही ब्लेम डालना है, किसी एक को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, तो क्या जरूरत है किसी एक पार्टनर को लाने की? तो जब हम एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो नफा नुकसान दोनों का बराबर होना चाहिए। तो इफ देर इज इनफर्टिलिटी, तो हमेशा वो एक कपल का प्रॉब्लम है। इट इज नॉट a husband problem or a wife problem. Yes, that couple problem could be because of problem in wife, problem in husband, और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों में प्रॉब्लम है। तो सिर्फ फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराना या सिर्फ मेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत है। आपके पास जब ऐसा कोई केस आता है तो लोग इजीली अंडरस्टैंड करते हैं ये सिचुएशन? अब यस, मुझे इनफर्टिलिटी में प्रैक्टिस करते हुए इस स्टेट में इट्स ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए हैं। शुरुआत में बहुत ऐसे केसेस आते थे जहां पे देखा जाता कि 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, और जो वाइफ है फीमेल है उसके दुनिया जहान भर के टेस्ट हो रखे हैं, ट्रीटमेंट हो रखा है, लेकिन हस्बैंड ने या तो अपना टेस्ट कराया ही नहीं है कि मुझे तो सब ठीक है, मेरे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि मेल को क्या लगता है कि अगर वो सेक्सुअली परफॉर्म कर पा रहे हैं तो बच्चा पैदा करने की ताकत भी रखते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेक्सुअली परफॉर्म करना मतलब पोटेंसी, वो एक अलग जोन है, अलग हार्मोन से होता है, और फर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा करने की ताकत रखना, वो एक अलग फैक्टर है। जरूरी नहीं है वो मेल जो सेक्सुअली परफॉर्म कर पा रहा है वो बच्चा पैदा करने की भी ताकत रखे, या वो मेल जो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकता है। बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो लोगों में ये है वो ये कि हम क्यों टेस्ट कराएं मेल, हमारे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ा है, अब लोग खुद से भी कराने लगे हैं, या हम अगर बोलते हैं कि नहीं आप टेस्ट कराइए, इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो इजिली मान भी जाते हैं। पहले तो टेस्ट कराने के लिए भी नहीं मानते थे, और अगर बाई चांस टेस्ट में कुछ निकल करके आ जाता था तो इमिडिएटली एक रिएक्शन आता था उसकी तरफ से या फैमिली की तरफ से कि प्लीज मेरी वाइफ को मत बताइएगा, आपको जो ट्रीटमेंट करना है आप करिए, लेकिन मेरी वाइफ को मत बताइए कि प्रॉब्लम मेरे में है। एक्सट्रीम केसेस तो ऐसे भी हुए हैं जहां पे प्रॉब्लम हस्बैंड में है, उसे पता है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बच्चा नहीं होगा उसको, उसे ये भी पता है, लेकिन जस्ट वो पूरा ब्लेम क्योंकि फीमेल पे आता है, उसने 2-2, 3-3 शादियां कर रखी हैं कि मेरे को इससे नहीं बच्चा हो रहा, इसमें प्रॉब्लम है, दूसरी शादी करी, दूसरे से भी बच्चा नहीं हो रहा, थर्ड उसने फिर मैरिज करी और मेरे पास आया, तो एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने कहा तुम्हारे स्पर्म तो 0 है, तुम्हारा तो बच्चा हो ही नहीं सकता, तो मैं अभी पता चला। बोलता नहीं मुझे पहली शादी से पता था। भाई जब पहली शादी से पता था तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों करी? दूसरी से भी बच्चा ऑब्वियसली नहीं होगा, फिर अब आप तीसरी भी कर रहे हो। तो इट वाज लाइक कि आपको जो करना है करो, लेकिन मेरी वाइफ को या घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम मेरे में। तो इस तरीके के है, सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, बट इतने सालों में मैंने एक पॉजिटिव चेंज ही देखा है कि अभी मेल्स भी समझ रहे हैं कि नहीं, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो ठीक है, जैसे खांसी बुखार होता है, ठीक है हमें भी ये प्रॉब्लम है, दे आर एक्सेप्टिंग इट एज लाइक एनी अदर डिजीज, और उसका ट्रीटमेंट भी लेते हैं। फिर भी कुछ परसेंटेज है जो आज भी वैसा ही है। ओके, तो
आफ्टर ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी चाहे वो मेल की तरफ से आए या फीमेल की तरफ से आए, अगर उसे टाइमली मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन सही गलत नहीं होता है, सिर्फ टाइम उस एक्शन या डिसीजन को सही गलत बताता है। तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट टाइमली होना, प्लस आप कहाँ पे करा रहे हो, किसके पास करा रहे हो, अप्रोप्रिएटली इनफर्टिलिटी डील हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें अगर हम इंश्योर कर लेते हैं तो 99% इनफर्टिलिटी इज मैनेजेबल, क्योरेबल। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि या तो लोग बहुत जल्दी मचा देते हैं या बहुत लेट कर देते हैं। सेकंड, फिर वो सोचते हैं कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मतलब बच्चा पैदा करने का इलाज। वो इलाज नहीं है। इनफर्टिलिटी को जब हम ट्रीट करते हैं तो हम उन फैक्टर्स को ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से कोई भी कपल नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है। किसी में जान आएगी नहीं आएगी, बच्चा पैदा होगा नहीं होगा, दैट्स अ नेचुरल थिंग। हम साइंस वो कैपेबिलिटीज अभी तक नहीं रखती है। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज अ कॉज ट्रीटमेंट, फैक्टर का ट्रीटमेंट है। वो एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। थर्ड, एक्सेप्टेंस। जिस दिन ये समझ जाए कि हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम है। सेकंड, ये प्रॉब्लम का रीजन क्या है, रीजन क्या, वाइफ है या हस्बैंड है या दोनों है और क्या है, उसको अगर हम एक सही क्लिनिक में सही डॉक्टर के पास में डील करते हैं तो 99% इनफर्टिलिटी मैनेज हो जाती है। आपने तो काफी सारे IVF किए हुए हैं, तो जब आपने सबसे पहला केस किया होगा तब क्या था आपका, मतलब माइंडसेट क्या था, और आपको क्या लग रहा था, मतलब किस टाइप का होने वाला है, या आप एकदम श्योर थे कि एकदम सब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है? ऐसा तो नहीं है कि बहुत बहुत डर। जब शुरू में स्टार्ट किया था इनफर्टिलिटी, जब IVF में प्रैक्टिस करना मैंने स्टार्ट किया, वो एक टाइम ऐसा था जब मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ हम लोग अपनी एजुकेशन करते हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स नहीं हुआ करते थे। और IVF तो एक बड़ा प्रिविलेज्ड ट्रीटमेंट माना जाता था जो प्राइवेट सेटअप्स में बड़े शहरों में होता था। तो एज सच कोई उसके प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं होते थे, बट एक हाँ जुनून था कि मुझे इनफर्टिलिटी में प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए इंडिया में भी काफ़ी जगह पे घूम करके, अब्रॉड भी मैंने ट्रेनिंग ली, जर्मनी में भी ली, US में भी ली। वहां से जब सीख के आए तो उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करना अगेन एक चैलेंज था, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, मैन पावर वैसा नहीं था। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक टीम वर्क होता है, तो उसमें थैंक्स टू माय पार्टनर, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बट आज की डेट में यस वी आर वेरी थैंकफुल कि हम उन चैलेंजेस से, उन फेलियर से या शॉर्टकमिंग से डरे नहीं। हर केस से पहले एक डर लगता था, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, कभी कोई चीज मिल नहीं रही है, या कभी कोई स्टाफ का इशू, स्किल्ड स्टाफ नहीं मिलता था। धीरे 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 सीढ़ी दर सीढ़ी वो आगे बढ़ते गए, कभी हार नहीं मानी। तो आज गर्व होता है बोलते हुए, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हम पहले थे इस स्टेट में जो एक फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट टीम जो कि पूरी क्वालिफाइड थी, इंट्रोड्यूस कर पाए इनफर्टिलिटी के सेगमेंट में। दूर दराज तक इंटीरियर के गांव में भी जाकर के हम लोग इनफर्टिलिटी अवेयरनेस एक्टिविटीज करते थे, लोगों में इसके बारे में जागरूकता लाए। और तो और फॉरेनर्स भी हमने इस स्टेट में अट्रैक्ट किए, लोग बाहर से आकर के भी, इंडिया के बाहर से, US से, फिर अफ्रीकन कंट्री से, मिडिल ईस्ट से काफ़ी कपल्स आकर के अपना ट्रीटमेंट करा करके गए। लेकिन जितना डर पहले लगता था आज भी उतना डर लगता है हर केस से पहले। और क्योंकि पहले डर किसी और चीज का था, आज डर किसी और चीज का है। लेकिन एक नर्वसनेस, एक एक्साइटमेंट जितनी पहले होती थी कि कोई केस फेल हो गया या कोई केस सक्सेसफुल हो गया, आज भी लगभग उतनी है, या इनफैक्ट कभी कभी एक्साइटमेंट के लेवल थोड़े से कम हो गए कि हाँ हो गया चलो गुड, बट नर्वसनेस और फियर थोड़ा सा बढ़ गया है। बिकॉज अब बड़ा कुछ खोने को जब हो जाता है ना, तो आपका डर जैसे बढ़ता है तभी आप केयरफुल भी हो जाते हो। तो अच्छी चीज है डरना भी, डरेंगे नहीं तो शायद केयरलेस हो जाएंगे। ट्रू।
आपकी लाइफ का कोई ऐसा क्रिटिकल केस है जो आपको याद हो, या ऐसा कोई केस अच्छा या बुरा जो आपको याद हो? मैं ना पास्ट में जीती हूँ ना फ्यूचर में, मैं आज में जीती हूँ। आज जो हुआ वो बेस्ट था। और ऐसा कुछ भी मैं या ऐसा कोई केस जो आपको मेमोरेबल रहा हो कि हाँ? हर केस में हर केस आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, पता नहीं है, मेरी लाइफ की हमेशा ये फिलॉसफी रही है कि जो बीत गया वो बीत गया। उसने जो आपको सिखाना था सिखा दिया, मूव फॉरवर्ड। और आगे की भी अगर मैं सोचूंगी कि आगे क्या होगा, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाऊंगी, तो शायद आज जीना छोड़ दूंगी। तो आंखें आगे दी गई हैं, देखती हूँ आगे, कानों पीछे से बस सुनती हूँ, याद नहीं रखती, जीती आज में हूँ। तो एवरी मोमेंट विच इज नाउ इज मेमोरेबल एंड क्रूशियल फॉर मी। जैसे कि आप दिल्ली से हैं मैम, और आप काफी जगह आप बाहर रह के आपने पढ़ाई करी है। मैं हमेशा से आपके पेजेस फॉलो करते हैं, मैंने हमेशा देखा है आपको, आपके यूएस का, जर्मनी का जो आपने बोला, मैं उस टाइम से ही देखती आ रही हूँ। आपको अब रायपुर काफी ग्रोथ सेक्शन में आ गया है, तो अब आपको लगता है कि रायपुर में काफी चीजें डेवलप हो गई हैं, और कुछ ऐसा लगता है कि अभी और इस चीज का डेवलपमेंट बाकी है? रायपुर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा डे वन से लगा। सब लोगों ने बोला अरे दिल्ली से आए हो, छोटे शहर में कैसे रहोगे, बट डे वन से पता नहीं क्यों मुझे रायपुर के लोग बहुत प्यारे, बहुत स्वीट। इनफैक्ट पूरे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं ना, मैं नॉर्थ से हूँ, और वहाँ के कंपैरिजन में मुझे यहाँ के लोगों में वो एक होता है ना ठहराव, मीठे हैं बोलने में, प्यार ज्यादा रखते हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं बोलते हैं। तो मुझे शहर बहुत अच्छा लगा, 17 साल पहले भी और आज भी अच्छा लग रहा है। नो डाउट बहुत रायपुर ने तरक्की करी है हर फील्ड में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल हो। और ग्रोथ तो ऐसा है कि नेवर एंडिंग है। हमें लगता है कि वहां पहुंच जाएंगे तो अचीव हो जाएगा, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो आगे का रास्ता और दिखाई देने लग जाता है। तो नो डाउट रायपुर हैज चेंज्ड अ लॉट, और अभी भी बहुत स्कोप है बेटरमेंट का। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, कुछ चीजें बुरी भी हुई हैं, बट ठीक है, सब चलता है। बट आई लव दिस सिटी। बीइंग मदर ऑफ 2 किड्स, आप अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनने का ही सोचते हैं, या फिर जो करना चाहते हैं वो? ऐसा कभी मैंने बोला ना, सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर हम लोग वो एनर्जीज को डाइल्यूट कर देते हैं। बच्चे पूछेंगे कि हम आप क्या चाहोगे कि हम क्या बने, इफ दे वांट टू टेक एडवाइस, तो ऑब्वियसली मैं तो मेडिसिन ही रिकमेंड करूंगी, बिकॉज आई हैव सीन द गुड एंड बैड बोथ। तो अगर बच्चों की बात आती है तो गुड में मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, दे हैव अ लिगेसी, और मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स इस फील्ड में आती हैं, तो मैं पहले से उन अपने बच्चों को वार्न कर सकती हूँ कि देखो स्टे अवे फ्रॉम दिस, ये ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इट इज इजी फॉर एनी पेरेंट टू मेंटर देयर चिल्ड्रन, अगर उनको पहले से चीजों के प्लस माइनस पता हो। बट एट द सेम टाइम भले वो आपके बच्चे हैं, बट दे आर इंडिविजुअल सोल्स। मैं शायद उनको रिस्ट्रिक्ट कर दूं डॉक्टर बनाने में, एंड दे आर मेंट फॉर समथिंग बिग, बिगर देन दिस। तो उन्हें वही करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं, एंड हम बस ये इंश्योर करते हैं कि उनको हर चीज पे हमारा सपोर्ट रहे। लेकिन हाँ, एक बार जो तय कर लिया फिर पीछे नहीं हटना है। जैसे लाइक माई सन इज देयर नाउ, तो उसने खुद से डिसीजन लिया, बट आई ऑलवेज टेल हिम कि जब करना है तो अच्छे से करो, हमारी तरफ से प्रेशर कुछ नहीं है। लेकिन नहीं करना है तो जो करना है वो पहले से ही डिसाइड कर लो और उसे अच्छे से करो। सो इट इज देयर चॉइस, दे शुड ओनली नो दैट वी आर स्टैंडिंग बाय देयर साइड। जो भी वो डिसीजन लेंगे उसमें हम उनके साथ खड़े रहेंगे, बट अल्टीमेटली तो उन्हीं को करना है और उनकी लाइफ है आगे, हम तो एक दिन चले जाएंगे। सो इट इज अप टू देम टू डिसाइड। ट्रू। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ही है आपसे मैम। हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ट्रू, सर्वाइकल कैंसर, ये दो चीज जो है हमारी, हम फीमेल्स के साथ होती हैं और इनसे जुड़ी हुई हैं। इसके लिए हमें क्या पहले से प्रिपेयर करना चाहिए, या कब हमको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? देखिए, आयरनी ये है कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये दो ऐसे कैंसर हैं जिन्हें
आसानी से पकड़ा जा सकता है और इनका इलाज भी 100% पॉसिबल है, बशर्ते ये सही समय पे पकड़ में आ जाए। लेकिन फिर भी हर साल हम लोग बहुत सारी लाइफ को बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड कैंसर सर्विक्स से वी लूज। मैं औरों की क्या बात करूं, मैंने तो अपने घर में देखा है। वो कहीं ना कहीं हम लोग जब कैजुअल हो जाते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैंने तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराया है, मैं तो किसी बैड लाइफस्टाइल में भी नहीं हूँ, तो मुझे तो कैंसर्स हो ही नहीं सकते। वो एक थॉट प्रोसेस से बाहर आना जरूरी है। एवरी फीमेल जो भी है इस दुनिया में उसे ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर सर्विक्स हो सकता है। प्रिवेंशन क्योर से हमेशा बेटर है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक सिंपल सा चीज है जो हर लेडी को करना चाहिए, और इनफैक्ट आपस में भी जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स को भी, तो एक रिमाइंड कि तूने किया या नहीं किया, मैनुअल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कि पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद आप मिरर के सामने खड़े हों और अपने ब्रेस्ट को प्रॉपरली एग्जामिन करें, उसको देखें, उसको हाथ से छू करके कि कहीं उनको कोई गठान तो नहीं महसूस हो रही है, कोई अनयूजुअल चेंजेस ब्रेस्ट में तो नहीं लग रहे हैं जो पहले नहीं थे। और कभी भी उनको जरा सा भी कोई डाउट है तो बिना टाइम गवाए एक भी दिन लूज किए, जो भी अर्लीस्ट उनको अपॉइंटमेंट अपने डॉक्टर से मिल रही है गायनेकोलॉजिस्ट से, उन्हें जाकर के दिखाना चाहिए। सिंपलेस्ट थिंग कि अगर कुछ भी अनयूजुअल चेंज ब्रेस्ट में लग रहा है या कोई एक लंप फील हो रहा है, डॉक्टर को दिखाएं। एवरी मंथ पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद 2 मिनट का काम नहीं है, करेंगे तो हम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और फिर ये 100% क्योरेबल है। इसके अलावा यस, कोशिश करें कि बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। ओवरवेट जो फीमेल्स हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो माँ, बहन या मासी, इनमें से अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो अपने डॉक्टर से मिल करके पहले से ही अपनी स्क्रीनिंग करा करके रखें, बिकॉज वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से तो हम ब्रेस्ट कैंसर को लिमिट कर सकते हैं। बात अगर हम करें सर्वाइकल कैंसर की तो सिंपल 4 चीजें हैं। गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पीरियड्स के टाइम पे सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना, उनको रेगुलरली चेंज करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, गुड सेक्सुअल हेल्थ, स्टिक टू वन पार्टनर, और अगर ठीक है इफ़ यू हैव एनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में जाइए। बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, कॉन्डम्स का, जिससे हम रिकरेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस से बचेंगे, और यही इन्फेक्शंस जो हैं फिर बाद में कैंसर सर्विक्स का रूप लेते हैं, उससे बच सकते हैं। सेफ डिलीवरीज होनी चाहिए, होम डिलीवरीज या अनसेफ जगहों पे डिलीवर नहीं कराना चाहिए, उससे भी कैंसर सर्विक्स के रेट बढ़ते हैं। कोई भी मेंस्ट्रुअल पैटर्न में अनयूजुअल चेंजेस आपको लगते हैं तो इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना। फोर्थ, इसके अलावा जो है हमें रेगुलर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पैप स्मीयर। एक किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा करके हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगता है, पैप स्मीयर करा करके वी कैन डिटेक्ट कैंसर बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स। प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है, या जब कैंसर एकदम शुरुआती स्टेज में होता है तो पैप स्मीयर विद HPV DNA कर लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम कैंसर सर्विक्स में कहीं जाने तो नहीं वाले। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो अभी मिला है कि कैंसर सर्विक्स के बचाव के लिए टीका भी अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है। यूट्रस का जो माउथ का कैंसर होता है उससे प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन है। हमें अपनी यंग लड़कियों को भी देना चाहिए बिफोर 40 इयर्स। जितनी भी फीमेल्स हैं वो ये वैक्सीनेशन ले सकती हैं। इसकी 3 डोज होती हैं, इजीली अवेलेबल हैं। आप किसी भी गायनेक सेंटर में जाकर के ये वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और 40 इयर्स के बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके कि कितना रेलिवेंस है ये वैक्सीनेशन का, ये डिस्कशन के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि ये वैक्सीन कराना है कि नहीं। सो रेगुलर स्क्रीनिंग विद पैप स्मीयर एंड प्रोटेक्शन बाय वैक्सीनेशन, ये दोनों ही चीजें हम कैंसर सर्विक्स से लड़ने में मदद कर सकती हैं। हाँ, एक इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कई लोगों को लगता है कि अगर हमने वैक्सीनेशन करा लिया है
तो अब हमें पैप्समियर की जरूरत नहीं है। नो, ये दोनों साथ चलते हैं, एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो रेगुलर स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन दोनों ही होना चाहिए। ओके और आपके यहाँ अवेलेबल है ये सारी चीजें? ओके मैम, ये आपका जो टॉपिक है गायनेक का, ये बहुत ज्यादा बड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सवाल मेरे मन में आपसे बात करते करते और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है नहीं और आपने इतना टाइम मुझे दिया है, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और आगे नियर फ्यूचर में मुझे जब कभी फिर लगता है कि मुझे अब मेरे पास और ज्यादा सवाल हैं ऐसे जिनकी इन्फॉर्मेशन मुझे लोगों तक पहुंचानी है, तो मैं डेफिनेटली आपसे फिर से कनेक्ट करूंगी। और थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया और लोगों को काफी सारी चीजें आपसे आज समझ में आई होंगी और मुझे काफी सारी आई हैं जो कि मैं यहाँ से निकल के सबसे पहले तो वो वैक्सीन का पूछूंगी और मुझे लगता है कि मुझे भी करा लेना चाहिए। हर फीमेल को कराना चाहिए जो भी इस एज ग्रुप में है। सिर्फ कैंसर सर्विक्स से नहीं बल्कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जो और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे वॉट्स का एक प्रॉब्लम होता है, एनोरेक्टल कैंसर का होता है, कुछ हद तक ये वैक्सीनेशन वहां पे भी प्रोटेक्शन देते हैं। ओके बिल्कुल। आई होप जिनको भी मैम से कनेक्ट करना है, मैम तो ऑलरेडी वेल टू नोन है रायपुर में और मुझे इनके बारे में इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लोगों को मोस्टली पता है कि मैम का हॉस्पिटल कहाँ है और मैम की टाइमिंग्स क्या और मैम कहाँ मिलेंगी। तो आपके अगर अपने कोई और भी क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको कनेक्ट करना है, तो आप हम मैम की प्रोफाइल मेंशन करेंगे, उनके चैनल को मेंशन करेंगे, आप अपने सवाल उनसे डायरेक्ट कर सकते हैं, डीएम्स कर सकते हैं और आप मैम से यहाँ भी मिल सकते हैं। थैंक यू शिवांगी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में बात कर सकें। आपने भी बहुत अच्छे सवाल उठाए एंड आई होप इस पॉडकास्ट से, इस इंफॉर्मेशन से बहुत लोगों का भला हो एंड आई विश आपका चैनल भी बहुत अच्छे से इससे फैले। और इसके अलावा भी जैसे आपने मेंशन किया, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन लोग वुमेन हेल्थ को लेकर के जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में केयर कैसा होना चाहिए या न्यू बॉर्न केयर कैसा होना चाहिए, वुमेन हेल्थ इनफर्टिलिटी रिलेटेड, तो वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं एंड दे कैन गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। काफी सारी डिटेल्स डाली हुई रील्स और काफी सारी वीडियोस हैं मैम के, जिससे आपको जो आपके बेसिक से क्वेश्चंस हैं उनके सवाल के जवाब भी मिलेंगे और काफी सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, उसकी भी डिटेल्स हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।